नमस्ते दोस्तों, बातें खेती की में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशु कुमार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं खेती से जुड़ी हुई। और अगर हम बात करें खेतों की, तो आजकल खेतों में इतने केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा है जिसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे उत्पादन तो बढ़ जाता है लेकिन जो उत्पादन की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। अगर हम आज से 30 साल पहले जाएं तो तब लोग कम बीमार पड़ते थे क्योंकि तब लोग हेल्दी फूड खाते थे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तरल जैविक खाद के फायदे, जिस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संजीव कुमारी जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खाद क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे नाम है इसका जैविक खाद, जैविक शब्द से बना, जैव से बना है और जी। जैव का मतलब होता है जीवित। जो खाद जीवित चीज़ों से बनी है उसको हम जैविक खाद कहेंगे। जी। तो रासायनिक खाद जैसे है वो फैक्ट्री में बनी है, लेकिन जैविक खाद कभी फैक्ट्री में नहीं बनेगी, उसमें हम प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे। जी। तो उसमें दो तरह की हमारे पास जैविक खाद होती है, ठोस और तरल। जी। ठोस में जैसे वर्मी कंपोस्ट है, केचुए की जो खाद है वो ठोस खाद है, और हरी खाद है वो ठोस है। नाडिप कंपोस्ट होता है एक, वो ठोस खाद है। जी। तो ये ठोस खाद हैं। और जो तरल खाद है उसमें हम गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। उसमें कई सारे हम अलग अलग तरह की मिक्सिंग करके कई तरह के हम जैविक खाद बना सकते हैं। जी, यानी कि हम जैविक में ये कह सकते हैं कि नेचुरल चीज़ों से जो बनती है वो होती है जैविक खाद। जी जी, तो मैम अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने तरल खाद के बारे में बताया, तो तरल खाद क्यों बेहतर है और ये कौन कौन से होते हैं। जैसे तरल खाद में गाय का हम गोबर और गौमूत्र प्रयोग करेंगे, उससे जो खाद बनेगी, और ये दूसरे ठोस खाद से क्यों बेहतर है। जी। क्योंकि गाय जो है, यहाँ मैं देसी गाय की बात करूंगी जो जी। हमारी इंडियन ब्रीड है, जी। उसका ही यहाँ अगर मैं गोबर या गौमूत्र की बात कर रही हूँ तो हम ये मानेंगे कि हम देसी गाय के गोबर और गौमूत्र की बात कर रहे हैं। जी। तो गाय के गोबर के क्या फ़ायदे हैं, क्या गौमूत्र के फ़ायदे हैं, ये रिसर्च हो चुकी है कि जो गौमूत्र है उसमें 53 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे आप देखिए, पहले पुराने ज़माने में गोबर से लिपाई करते थे, जी। घरों को लिपा जाता था। तो ये उसका गुण है गाय के गोबर का और गौमूत्र का कि वो एंटीबैक्टीरियल होता है। जैसे आज हम फिनाइल से पोछा लगाते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल है फिनाइल, तो वो सेम काम करता था जो गाय का गोबर और गौमूत्र मिला के जो लिपाई होती थी। तो आप ये देखिए कि जो दूसरी गाय की ब्रीड है जो विदेशों से आई है, उसके गोबर में और दूसरी हमारी देसी गाय के गोबर में बहुत फ़र्क होता है। उसको हम बहुत शुद्ध मानते हैं हमारी गाय के गोबर को, क्योंकि अगर हम एक बेसिक डिफरेंस भी देखें तो जो दूसरी गाय का गोबर है उस पर आपको मक्खियाँ भिन भिनाती हुई दिख जाएंगी, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल कोई करैक्टर नहीं है उसमें। और जो हमारी देसी गाय है उसमें वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसमें बहुत सारे करैक्टर हैं। इसीलिए हम गाय के गोबर और गौमूत्र पे हम फोकस कर रहे हैं। दूसरा जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव को पनपने के लिए तरल अवस्था उसको मिलनी चाहिए, तभी वो पनपता है, जो कि सॉलिड में ख़त्म हो जाती है। इसीलिए तरल जो जैविक खाद है वो जो सॉलिड जो हमारा खाद है उससे ज़्यादा बेहतर है। जी मैम, जैसे आपने गाय के गोबर और गौमूत्र के बारे में बताया, तो हमारे देश में इनको शुभ भी माना जाता है। ज़्यादातर पूजा पाठ में जो है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, घर को लेपते हैं। मैम, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तरल खाद है वो बनता कैसे है। जैसे किसान का मतलब ये है कि उसके पास अपनी गाय है, गोबर गौमूत्र है। अगर उसके पास अपनी गाय बैल ये नहीं है तो हम उसको किसान नहीं मान सकते, क्योंकि किसान के पास सारी चीज़ें अपनी होनी चाहिए। और जैविक खेती में तो हम यही कहते हैं कि बाहर से हम कुछ नहीं डालेंगे, हम बीज भी बाहर से नहीं लेंगे, खाद भी बाहर से नहीं लेंगे, स्प्रे भी बाहर से नहीं लेंगे। तो किसान के पास अगर अपनी गाय है तो वो उससे गोबर और गौमूत्र से मिला के वो जैविक खाद बना सकता है। तो इसमें जैसे बीजामृत, मैं बीजामृत की बात करूंगी, क्योंकि आज के टाइम में सीड ट्रीटमेंट एक बहुत माना हुआ कंसेप्ट है कि आप पहले ही बीज का उपचार करें और फिर उसको आप बोएंगे, तो जो मिट्टी से बीज के थ्रू जो बीमारियां आनी थी वो नहीं आएंगी।
तो बीज को बोने से पहले जो उपचारित किया जाता है, तो उसके लिए हम देसी तरीके से कैसे करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला बना है उसको हम बीजामृत कह रहे हैं। इसमें हम 5 किलो गाय का गोबर लेंगे, 5 लीटर गोमूत्र लेंगे, 1 लीटर दूध लेंगे और 1 पाव मतलब 250 ग्राम चूना लेंगे। इन सबको मिला के 100 लीटर पानी में हम मिला के रख देंगे रात भर के लिए, और फिर बीज को उसमें डुबोएंगे और उसको सुखा के फिर हम बिजाई कर देंगे। तो ये बीज उपचार का काम करेगा बीजामृत। फिर अमृत पानी की हम बात करते हैं। जैसे अमृत और पानी, अमृत जो है एक बड़ा अच्छा वो है कि अमृत, तो अमृत पानी है, इसमें भी हम गाय का गोबर लेंगे, 10 किलो लेंगे, 500 ग्राम इसमें हम शहद मिलाएंगे। पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 पाव मतलब 250 ग्राम गाय का घी डालेंगे। जैसे अमृत बनाने के लिए गाय का घी हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। तो गाय का घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 200 लीटर पानी में इसको घोलेंगे और फिर हम इसको एज ए फर्टिलाइजर, तरल जैविक खाद की तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर जीवामृत है। जैसे जीवा अमृत, जीव के लिए अमृत, तो ये अपने आप में जैसे इसका नाम है कि जीव के लिए अमृत है। जीव का मतलब सूक्ष्म जीव जो हमारी मिट्टी में है। अगर हम इसको भूमि में डालेंगे, भूमि में जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए ये अमृत का काम करेगा। इसके लिए इसकी रेशो रहती है 5:1, मतलब गाय का गोबर और गोमूत्र हम 5 गुना लेंगे, उसमें गुड़ और बेसन 1 गुना लेंगे। तो शुरू में हम 1 एकड़ के लिए 200 लीटर ये घोल तैयार करते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम 100 लीटर में हमारा काम चल जाता है। तो जैसे 1 एकड़ की अगर बात करते हैं तो 40 किलो हम गोबर लेंगे, 40 लीटर गोमूत्र लेंगे, 8 किलो गुड़ और 8 किलो बेसन लेंगे। इस सारे को 100 लीटर पानी में घोल के रख देंगे 7 से 10 दिन तक। गर्मियों में है तो क्रिया थोड़ी जल्दी होती है, तो 7 दिन में वो क्रिया हो जाएगी, गुणात्मक क्रिया जो है। और अगर सर्दियों में है, थोड़ी सर्दी होने की वजह से प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है, इसलिए उसको 10 दिन तक रखेंगे। और फिर जैसे हम खेत में पानी लगा रहे हैं, तो जहाँ से हमारा पानी शुरू हो रहा है खेत में लगने के लिए, वहाँ उसको हम ड्रम में रख के धीरे धीरे डालते रहेंगे, सिंचाई के साथ हम खेत में दे देंगे। तो वो खेत में जीवों के लिए अमृत का काम करेगा। जी मैम, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बातें खेती की। एक बहुत प्रसिद्ध है मटका खाद। इसमें हम खाद को मटके में बनाते हैं। तो मटके में हम 10 किलो गोबर डालेंगे, 10 लीटर गोमूत्र डालेंगे और 125 ग्राम उसमें हम गुड़ डालेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं तरल जैविक खाद के बारे में। मैम आपने बता रही थी कि तरल जैविक खाद बनता कैसे है, तो और भी कैसे कैसे बनता है ये बताइए। एक बहुत प्रसिद्ध है मटका खाद। इसमें हम खाद को मटके में बनाते हैं। तो मटके में हम 10 किलो गोबर डालेंगे, 10 लीटर गोमूत्र डालेंगे और 125 ग्राम उसमें हम गुड़ डालेंगे और उस मटके को हम मिट्टी में दबा देंगे ढक कर उसको, और 10 दिन के बाद उसको निकालेंगे। और वो जो खाद है वो एक बहुत बेहतरीन जैविक खाद है, तो उसको हम खेत में प्रयोग करेंगे, तो इसको हम मटका खाद कहते हैं। जी मैम, जैसे कि आपने जो खाद कैसे बनता है, इसके सारे नाम से ही पता चल रहा था कि ये कौन सा खाद है जी, और कहाँ कैसे बनता है। मैम अब आपसे जानना चाहेंगे कि बायोगैस प्लांट का जो प्रोडक्ट होता है, क्या इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बायोगैस में भी गोबर का हम प्रयोग कर रहे हैं। उसमें से गैस निकलने के बाद जो सलरी बचती है, उसमें सिर्फ गैस निकली है, बाकी सब चीज़ें उसके अंदर ही हैं, तो उसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंचाई के साथ सीधा खेत में भेज दें, या उसके अंदर भी हम सूक्ष्म जीवों का मल्टीप्लिकेशन करके खेत में दे सकते हैं। या बायो वाटर, एक नई टर्म है बायो वाटर की, जो बायोगैस से सलरी निकली है उसमें जो लिक्विड पार्ट है उसको अलग निकाल लिया जाता है और जो सॉलिड पार्ट है गोबर वो अलग निकाल लिया जाता है। तो बायो वाटर में भी हम बैक्टीरिया कल्चर कर सकते हैं और उसको हम खेत में दे सकते हैं जी। तो जैसे गोमूत्र की बात है, गोमूत्र अपने आप में भी एक फर्टिलाइजर है। अगर हम गोबर के साथ गुड़ बेसन कुछ भी नहीं मिलाएं, सिर्फ गोमूत्र को ही अगर खेत में प्रयोग करें, तो वो भी अपने आप में एक बेहतरीन जैविक तरल खाद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 लीटर गोमूत्र जो है वो
100 लीटर पानी के साथ मिला के हम खेत में दे देंगे तो वो एक इन्हेंसर का काम करता है पौधे के लिए, मिट्टी के लिए, उसकी बढ़वार में सहायक होता है वो। जी मैम, आपने बताया कि जो इसके लिए है, ये खाद बनाने के लिए देसी गाय का ही इस्तेमाल करें, तो देसी गाय ही क्यों? क्योंकि आप देखिए जो हमारी देसी गाय है उसके बॉडी स्ट्रक्चर में और जो विदेशी गाय है उसके बॉडी स्ट्रक्चर में आप एक डिफरेंस देखेंगे, एक फ़र्क महसूस करेंगे कि गर्दन के पीछे जो हम्प होता है, थुई हम जिसको कहते हैं, वो हमारी देसी गाय में होती है, विदेशी में नहीं होती है। और वो जैसे कोई भी चीज़ रिसीव करने के लिए हम एंटीना, जैसे टीवी का सिग्नल रिसीव करने के लिए हम छत पे एंटीना लगा देते हैं, तो इसी तरह से ये जो हम्प है, गाय का जो हम्प है, ये सूरज से किरणों को अवशोषित करता है। तो अल्टीमेट सोर्स तो सूर्य ही है हमारे लिए, चाहे वो हमें पौधों के थ्रू मिल रहा है या हम किसी एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, उसको अपने अंदर कंजर्व करती है, और वो सारी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो उसके दूध में आ जाती है, उसके गोमूत्र गोबर में आ जाती है। इसीलिए गाय, देसी गाय पे इसीलिए ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। दूसरा जो हमारा आयुर्वेद है उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और इतने सारे उसको प्रयोग हैं कि देसी गाय के ऊपर जो अगर हम हाथ भी फिराते हैं तो उससे भी कई तरह की बीमारियां हमारी दूर हो जाती, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी है। आप देखिए एक कटड़ा है और एक बछड़ा है, तो उन दोनों में भी आप फर्क महसूस करेंगे, क्योंकि उसमें इतनी एक्टिवनेस होती है गाय के कोई भी प्रोडक्ट है, इसीलिए गाय का दूध पीने वाला जो बछड़ा है वो बहुत एक्टिव होता है, और कोई भी दूसरा पशु है उसका जो बच्चा है वो इतना एक्टिव नहीं होता है। और दूसरा आपने देखा होगा कि गाय का दूध जो होता है थोड़ा पीलापन उसमें होता है, और गोमूत्र में भी पीलापन होता है। तो ये रिसर्च हो चुकी है कि वो जो पीलापन है वो गोल्ड का पार्ट है, मतलब जो हमारा स्वर्ण है, सोना है, उसका कंटेंट है। तो सोना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए प्राचीन जो ग्रंथ रहे हैं, आयुर्वेद में जो दवाइयाँ प्रयोग होती थी उसमें सोने की भस्म का ही प्रयोग करते थे, और ये तो उसका डायरेक्ट कंटेंट है, इसीलिए हम देसी गाय को ज़्यादा यहाँ प्रेफरेंस दे रहे हैं। जी मैम, यानी कि गाय के जो गोबर है और गौमूत्र है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, तो मैम इसको ज़रा विस्तार से बताइए कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं इसमें। गाय के गोबर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, और उन सूक्ष्म जीवों के कारण उसका जो कई तरह के उसमें गुण होते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल होता है, मतलब बैक्टीरिया जनित जितनी भी बीमारियां या जो नुकसान हो सकते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है। जो फंगस है हमारी, फफूंद के कारण भी जो भी नुकसान हो सकते हैं उसको भी वो कंट्रोल कर लेता है। ये तो बात आती है पौधों और मिट्टी के लिए। अगर इंसानों की बात करते हैं तो ये एंटी कैंसर भी होता है, एंटी हेलमेंथिस होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये सारे गुण हैं, और ये सारे गुण हमारे गुण के कारण ये जो हम सूक्ष्म जीव हमारे मिट्टी में हैं उनको भी ये सारे फायदे होते हैं। तो कई तरह के जो बैक्टीरिया हैं, जैसे उसमें मैं बताना चाहूँगी कि बैसिलस है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें होता है, कोरिनी बैक्टीरियम होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, और ल्यूकोनोस्टोक है, बाइफिडोबैक्टीरियम और कोकी बैक्टीरिया। ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि मिट्टी को और सूक्ष्म और पौधों को, ये सूक्ष्म जीव बहुत हेल्प करते हैं। इसमें फंगस भी होती है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। नॉर्मली क्या सोचा जाता है कि फंगस फ़ायदेमंद नहीं होती है, लेकिन फंगस हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। जो फ़ायदेमंद फंगस है वो गाय के गोबर और गौमूत्र में होती है, वो है एस्परजिलस, रहिजोपस और ट्राइकोडर्मा। जिससे किसान भाई जानते होंगे कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि आप टीका लगा दो फंगस का या ट्राइकोडर्मा का टीका लगा दो, तो वो वही है। उसमें ट्राइकोडर्मा जो सूक्ष्म जीव है, फंगस है, वो किसानों को दी जाती है बीज पे लगाने के लिए या खेत में डालने के लिए। लेकिन अगर हम गाय या गोबर का इस्तेमाल करते हैं, गाय के गोबर और गौमूत्र का, तो वो पहले से उसमें है और हमारे खेत को और पौधों को हेल्प करेगी। तो ये सारे बैक्टीरिया और फंगस इसमें होते हैं जो कि पौधे के लिए और मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी, अगर मैम मैं गलत नहीं हूँ तो ट्राइकोडर्मा जो है वो दवाई भी है, मतलब एज अ मेडिसिन जो है वो खेत में और फसल पे छिड़काव होता है। जी, वही मैं कह रही हूँ कि वो टीका का नाम दिया है कि आप खेत में ये टीका लगा दो ट्राइकोडर्मा का, तो वो वही बात है
उस ट्राइकोडर्मा की दवाई को ही किसानों को टीका कह के दिया जाता है, समझाया जाता है कि ये टीका है और आप इसको खेत में लगा दीजिए। यानी कि अगर गाय के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करें तो फिर ट्राइकोडर्मा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ नेचुरली अगर डेवलप कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगी, उसके लिए हमें बाहर से आर्टिफिशियली देने की ज़रूरत ही नहीं। मैम आपसे तरल जैविक खाद के बारे में जानेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बातें खेती की। जैसे हमने तरल जैविक खाद अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जी। उस खाद को जब हमने मिट्टी में दिया तो वो सारे सूक्ष्म जीव मिट्टी में चले गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बातें खेती की में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं तरल जैविक खाद के बारे में। मैम अब आपसे जानना चाहेंगे कि तरल जैविक खाद के फायदे क्या क्या होते हैं। जैसे हमने तरल जैविक खाद अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जी। उस खाद को जब हमने मिट्टी में दिया तो वो सारे सूक्ष्म जीव मिट्टी में चले गए। जब जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव मिट्टी में होंगे मिट्टी का स्वास्थ्य उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अब जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है वो यही कारण है कि हमने रसायन डाला। रसायन डालने से वो सूक्ष्म जीव मर गए और सूक्ष्म जीव जो जितना फ़ायदा कर रहे थे मिट्टी को वो फ़ायदा नहीं हो रहा और हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। तो जो जैविक खाद तरल जैविक खाद हम दे रहे हैं उससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। एक तो सबसे मेन फायदा ये है कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। दूसरा पोषक तत्व जो हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी मिट्टी में पड़े रहते हैं लेकिन हमारे पौधे उसे अवशोषित नहीं कर पाते। और जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपना काम करते हैं, उसको खाते हैं और उसको इस तरह कि उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं जिसको कि पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि जो अनुपलब्ध पोषक तत्व मिट्टी में पड़े हैं पूरा भंडार है और पौधे उसे अवशोषित नहीं कर पा रहे और अगर सूक्ष्म जीव बढ़ रहे हैं उनके बढ़ने से वो उनको उपलब्ध हो जाते हैं जिससे कि पौधे की बढ़वार पे और पैदावार पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये तरल जैविक खाद का ही एक फायदा है कि हमने सूक्ष्म जीवों को बढ़ा दिया है। फिर कार्बनिक तत्व है जो कि मृदा का सबसे मुख्य भाग है। उसको हम कह सकते हैं कि मिट्टी की रीढ़ की हड्डी होता है कार्बनिक तत्व। तो अगर सूक्ष्म जीव बढ़ रहे हैं तो कार्बनिक तत्व भी बढ़ रहा है। अगर कार्बनिक तत्व जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा हमारी मिट्टी उतनी अच्छी होगी और हमारे पौधे के लिए वो उतनी फायदेमंद होगी। सूक्ष्म जीव बढ़ रहे हैं, जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा कि लोग खेतों में फानों को जला देते हैं। जो बचे हुए रहते हैं खेत में उसको जला देते हैं। उसके जलाने से क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं। लेकिन अगर हम फानों को नहीं जला रहे हैं या हम जैविक तरल खाद उसमें दे रहे हैं तो सूक्ष्म जीव बढ़ रहे हैं और सूक्ष्म जीव किसी भी चीज़ को गला सड़ा देते हैं। जैसे कोई भी वेस्ट मटेरियल अगर धरती पे पड़ा है तो कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाता है। उसका यही कारण है कि जो सूक्ष्म जीव है उसको खा जाते हैं। तो जितनी भी हमारा कृषि अपशिष्ट खेतों में रहेगा और सूक्ष्म जीवों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो वो उसको पचा लेगा, खा लेगा और उसको खाद के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में बदल के पौधों को देगा। ये हमें फायदा है तरल जैविक खाद का, क्योंकि तरल जैविक खाद से सीधा सीधा हम सूक्ष्म जीवों को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद मिट्टी की पीएच जो है उससे वो कंट्रोल हो जाती है। जैसे कई नमक वाले भूमि होती है उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती में भी अगर हम तरल जैविक खाद दे रहे हैं तो उससे उसकी जो पीएच है, मिट्टी की पीएच है, वो कंट्रोल हो जाती है, जिससे कि जो बंजर या जो भूमि प्रयोग में नहीं हो रही है वो धीरे धीरे सही हो जाती है और उपजाऊ बननी शुरू हो जाती है और फिर हम उसको खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं उस भूमि को। मैम आपने जैसे मिट्टी के बारे में बताया, तो अच्छी मिट्टी होने के क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे मिट्टी अच्छी है उसमें पानी को रोक के रखने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे हम खेत में पानी लगाते हैं, कई खेत ऐसे होते हैं वो अगले दिन सुबह तक, आज शाम को पानी लगाया, अगले दिन सुबह तक वो सारा पानी नीचे चला जाता है, सोख लेती है, तो वो पौधों को कम मिल पाता है। तो अगर उसमें सूक्ष्म जीव ज़्यादा हैं या मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो उसको हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, पानी को पकड़ के रखने की क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है, जो कि पौधे को ज़्यादा पानी मिलेगा, ज़्यादा पानी मिलेगा तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगी और हमारी पैदावार ज़्यादा होगी। दूसरा, मिट्टी में
छोटे छोटे कण रहते हैं, उनके बीच में जगह होती है, उसमें वायु होती है। जैसे अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसमें हमारा जो केचुआ है वो भी बढ़ रहा है जी। जो हमारी मिट्टी में केचुआ होता है वो नेचुरल होता है और वो बढ़ता है, तो वो मिट्टी को की जो पोरोसिटी है उसके कणों को थोड़ा दूर दूर कर देता है, जिससे कि उसके अंदर वायु की मात्रा बढ़ जाती है। मैम एक आखिरी सवाल, जैसे कि आजकल हमारे जो किसान भाई हैं वो पूरे तरीके से रासायनिक खादों पे निर्भर हो गए हैं, तो अगर वो रासायनिक खादों से जैविक पर आना चाहे तो उनकी खेत जो है वो कुछ टाइम पीरियड मांगता है, तो कितने समय में जो है वो ये इस माहौल में ढल पाएगा? देखिए अभी क्या है, अभी खेत को बना बनाया खाना मिल रहा है जी। और अगर हम जैविक खेती शुरू करते हैं तो खेत को अपने लिए खाना बनाना पड़ेगा जी। तो इसके लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग तो 3 साल का टाइम है कि 3 साल में पूरी तरह से वो जैविक बन जाएगा। जी। लेकिन पहले साल से ही धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एकदम से अगर बना बनाया खाना खा रहे हैं और फिर बना के खाने में थोड़ा सा डिले होगा तो थोड़ा सा प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा और 3 साल के बाद वो प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। दूसरे साल में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी हुए हैं जिसमें कि पहले साल से ही अच्छा प्रोडक्शन होना शुरू हुआ है। यहाँ एक मैं बेसिक डिफरेंस ये बताना चाहती हूँ कि हमारी 2 तरह की ग्रोथ होती है पौधों की, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। वेजिटेटिव में जैसे पौधे का साइज बढ़ना, तो पौधे का जो साइज है, जैसे फल सब्जियां हैं उसमें पौधे का साइज बढ़ गया, उसके फ्रूट का साइज बढ़ गया, तो शुरू में हम जो सब्जियां हैं या फल हैं उन पे हम जैविक खेती करना शुरू कर सकते हैं। उसमें उसका साइज़ भी अच्छा होगा, उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और उसमें केमिकल भी कम होंगे, क्योंकि आज के टाइम में जैसे गेहूं है वो तो सूखने के बाद हम उसको खा रहे हैं, लेकिन सब्जियां हम कच्चा ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा केमिकल का असर दिखता है और जो सूखे जो हमारे ग्रेन्स हैं उसमें कम दिखता है। तो हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं और 3 साल में तो आप बिल्कुल पीक लेवल तक पहुँच जाएंगे। और दूसरा ये भी है कि जो जैविक प्रोडक्शन है, हमारा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, उसकी कीमत कहीं ना कहीं नॉर्मल रासायनिक वाले से थोड़ी ज़्यादा है तो अगर फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता भी है तो वो पैसे की कमी वहाँ पूरी हो जाती है, क्योंकि उसको उसका रेट ज़्यादा मिलता है। जी, यानी कि मैम हमारे किसान भाइयों को पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे आएगा। जी बिल्कुल। जी मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमें और हमारे दर्शकों को। आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारी आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे आप तरल जैविक खाद का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।